हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का जो यह सेशन होगा वह जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से इंडियन पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट को डिस्कस करने का बहुत प्रमुख कारण यह है कि विगत कुछ दिनों से संसदीय गतिविधियों में ह्रास देखने को मिल रही है, या आप कह सकते हैं कि संसदीय अवमूल्यन की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आज का जो यह सेक्शन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि आखिर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि भारतीय संसद की संरचनाओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके महत्व को बताएं। क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में संसद की उत्पादकता में ह्रास देखने को मिला है? उत्तर के पक्ष में तर्क दें। सर्वप्रथम अब हम लोग फ्रेंड्स इस प्रश्न को समझते हैं कि आखिर प्रश्न की महत्वपूर्ण कीवर्ड कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें उत्तर में लिखनी है। तो यदि पहला सेक्शन की बात करें तो सर्वप्रथम हमें यह बताना है कि संसद की संरचना किस प्रकार की है, यानी कि संसदीय संरचना के बारे में हमें संक्षिप्त में चर्चा करना है। और संसदीय संरचना को बताने के बाद संसद का महत्व के बारे में हमें लिखना है, और उसके बाद यानी कि संरचना और महत्व को बताने के बाद हमें यह बताना है कि विगत कुछ दिनों में किस प्रकार से संसदीय उत्पादकता में ह्रास देखने को मिल रही है। यदि आप संसदीय उत्पादकता के ह्रास के पक्ष में लिखते हैं तो अपने उत्तर के ह्रास के पक्ष में कारण देने होंगे, तथा यदि आप लिखते हैं कि नहीं विगत कुछ दिनों में संसदीय उत्पादकता की स्थिति में ह्रास देखने को नहीं मिल रही है तो आप नहीं के पक्ष में उत्तर लिखेंगे। उसके बाद संक्षिप्त में एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद उत्तर को कंक्लूड कर देना है। तो आइए अब इस प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। सर्वप्रथम हमने भूमिका में इसमें बताया है कि संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण भारत में संसद सर्वोच्च विधायी अंग है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 to 123 तक में भारतीय संसद के गठन एवं इसकी संरचना, कार्य अधिकार, शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। देश का राष्ट्रीय पंचायत, देखिए राष्ट्रीय पंचायत इस कारण कहा गया क्योंकि देश के स्तर पर कानून का निर्माण करने का कार्य संसद के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी कारण मैंने इसे बताया है देश का राष्ट्रीय पंचायत होने के कारण संसद वाद विवाद का एक प्रमुख मंच है। हालांकि विगत कुछ वर्षों से इसकी उत्पादकता में ह्रास देखने को मिल रही है। अब भूमिका बताने के बाद संसद की संरचना के बारे में मैंने बताया है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद का गठन का उपबंध करता है, यानी कि अनुच्छेद 79 में यह बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी है। अर्थात यदि संसद की बात करें जिसका वर्णन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में किया गया है, यह जो संसद है वह राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों से मिलकर बनी है। अर्थात कोई यदि किसी प्रश्न में पूछा जाता है कि जो संसद है वह किन किन अंगों से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद अब हम लोग संसद की संरचना को देखते हैं। तो यदि संसद की संरचना की बात करें तो देखिए, संसद की संरचना में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों का वर्णन करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैंने संक्षिप्त में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो यदि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 में किया गया है। वहीं राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। और यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 में किया गया है। अब राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्रपति जो है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संसद तथा राज्य विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। अब यदि राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के रूप में भी जानते हैं। और अनुसूची 4 में राज्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, यानी कि यदि राज्यसभा में सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में राज्यों के सदस्यों का वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है।
राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। इसी प्रकार से यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन के रूप में भी जानते हैं, और लोकसभा को प्रतिनिधि सदन या जनता का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा को इस कारण कहते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित किए गए हैं। यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। अब संसद की संरचना को बताने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि संसद का महत्व क्या है, जो कि प्रश्न का दूसरा सेक्शन है, संसद का महत्व। तो संसद के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसे महत्व को हमने पॉइंट के अंतर्गत लिखा है। पहला पॉइंट में मैंने बताया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय है। यह आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर कानून का निर्माण करती है, जो कि समस्त भारतीय भूभाग पर लागू होता है। अर्थात संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वह संपूर्ण भारतीय भूभाग पर, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा महत्व में मैंने बताया है कि देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण संसद वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। यहाँ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाते हैं। इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि संसद में चूंकि भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, इस कारण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं एवं स्थितियों का वाद विवाद संसद में किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी संसद में विभिन्न सदस्यों द्वारा चर्चा की मांग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद समस्त भारतीय भूभाग का प्रतिनिधित्व करने के कारण राष्ट्रीय एकीकरण का एक सशक्त माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय आदि का प्रतिनिधित्व संसद में देखने को मिलता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वह है कि संसद में विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाता है और सरकार उन समस्याओं को निराकरण का प्रयास करती है। इसके बाद का जो पॉइंट है वह कह रहा है कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि सरकार की जवाबदेही की बात करें कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से संसद का सदस्य है वह सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए इसमें पहला जो है वह हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्न पूछकर, यानी कि कह सकते हैं कि संसद के जो सदस्य हैं वह प्रश्न पूछकर सरकार के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से संसद के जो सदस्य हैं वह सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसके बाद कटौती प्रस्ताव को भी कहा जा सकता है कि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से भी संसद के सदस्य सरकार के ऊपर नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं। यह विभिन्न माध्यमों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विधेयकों पर चर्चा आदि के माध्यम से संसद सदस्य सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब संसद के महत्व को बताने के बाद, यानी कि इंट्रो, इसके बाद संसदीय संरचना के बाद महत्व को बताने के बाद जो लास्ट सेक्शन है वह है कि संसदीय अवमूल्यन, यानी कि किस प्रकार से विगत कुछ दिनों में संसदीय स्थितियों में ह्रास देखने को मिल रही है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय संसद विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श, वाद विवाद आदि गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। उस समय सभी जनप्रतिनिधि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को वरीयता देते थे। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो संसद के सदस्य होते थे वह विभिन्न विषयों पर अपने राष्ट्रीय दलों के हित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को वरीयता देते थे। राष्ट्रीय हित का तात्पर्य हुआ कि जो भारत की राष्ट्रीय हित होता था उस पर अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद सदस्य
अपने विचारों को रखा करते थे। उत्तरोत्तर काल में अर्थात बाद के काल में राजनीति का अपराधीकरण, संसदीय गतिविधियों में दिलचस्पी न लेना, राष्ट्रहित के स्थान पर दलीय निष्ठा, बिना चर्चा के बिल का पास कराया जाना जैसी गतिविधियों के कारण संसद शोर शराबे एवं हंगामे का केंद्र बनता चला गया। देखिए, एक निश्चित समय अंतराल के बाद भारतीय राजनीति में देखा जाए तो अपराधीकरण का प्रवेश होने लगा। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का प्रवेश के साथ साथ संसदीय गतिविधियों में संसदीय सदस्यों द्वारा यानी कि सांसद द्वारा संसदीय गतिविधियों में दिलचस्पी न लिए जाने के कारण तथा राष्ट्रीय हित के स्थान पर अपने दलीय हित अर्थात दलीय निष्ठा कहने का तात्पर्य हुआ कि अपने जिस दल से जुड़े हुए हैं उस दल की विचारधारा को बढ़ावा देना राष्ट्रीय हित के स्थान पर। इसके साथ साथ बिना चर्चा के बिल के पास कराए जाने से संसदीय उत्पादकता में निरंतर ह्रास देखने को मिल रही है। मधु लिमये, यहाँ एक स्कॉलर हैं मधु लिमये, इनका कहना है कि अनेक सांसद तो संसदीय गतिविधियों में दिलचस्पी तक नहीं लेते हैं। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने की जगह कुछ पैसा बना लेने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, एक मधु लिमये एक पॉलिटिकल स्कॉलर हैं जिनका संसदीय उत्पादकता में गिरती हुई स्थिति के पर कहना है कि अनेक सांसद तो संसदीय गतिविधियों में दिलचस्पी तक नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफ, इसके माध्यम से संसदीय उत्पादकता की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। यदि संसदीय कार्यवाही की बात करें तो 1950 से 60 के दशक में 140 घंटा औसतन संसदीय कार्यवाही हुआ करती थी, जो कि 2010 से 20 के दशक में घटकर मात्र 70 घंटा औसतन रह गया है। तो वहीं यदि लोकसभा में पारित विधेयकों की संख्या की बात किया जाए तो 10वीं लोकसभा के कार्यकाल में 300 विधेयक पारित किए गए, तो वहीं 11वीं लोकसभा के कार्यकाल में 180 विधेयक पारित किए गए और 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 280 विधेयक पारित किए गए, तो वहीं 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में 190 विधेयक पारित किए गए। यदि इस ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि 10वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था उसमें 300 विधेयक पारित किए गए थे, तो वहीं 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में 190 विधेयक पारित किए गए। इसका मतलब हुआ कि पूर्व की तुलना में वर्तमान समय में संसदीय माध्यम से विधेयकों को पारित करने की स्थिति में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं संसदीय कार्यवाही जो कि 1950 से 60 के दशक में 140 घंटा औसतन था, वह 2010 से 20 के दशक में 2010 से 20 के दशक में मात्र 70 घंटा औसतन रह गया। इससे स्पष्ट है कि संसदीय गतिविधियों में या संसदीय स्थितियों का अवमूल्यन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब संसदीय स्थितियों में गिरावट को बताने के बाद एक और पॉइंट के माध्यम से इसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि हालिया मानसून सत्र जो कि 2021 ईस्वी का जो मानसून सत्र था में लोकसभा में बिना चर्चा के 15 विधेयक पारित कर दिए गए। वहीं निर्धारित समय के मुकाबले लोकसभा में सिर्फ 21% तथा राज्यसभा में सिर्फ 29% कार्य हुए। यह कार्य जो कि 100% होना चाहिए था वह लोकसभा में मात्र 21% तथा राज्यसभा में मात्र 29% तक कार्य हुए। तो वहीं यदि मानसून सत्र 2022 की बात किया जाए, मानसून सत्र 2022 में लोकसभा की उत्पादकता की बात करें तो 48% लोकसभा में कार्य हुए मानसून सत्र 2022 में, तथा मानसून सत्र 2022 में ही राज्यसभा में मात्र और मात्र 44% कार्य हुए। यह कार्य 100% होने चाहिए थे, जिसमें से मात्र 48% कार्य लोकसभा में हुए तथा मात्र 44% कार्य राज्यसभा में देखने को मिले। इससे आप खुद ही स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से संसदीय गतिविधियों में अवमूल्यन या ह्रास की स्थिति देखने को मिल रही है। अब प्रश्न के सभी एस्पेक्ट्स को शामिल करने के बाद अब हम लोग इसका कंक्लूजन को देखते हैं कि आखिर कंक्लूजन निष्कर्ष में क्या क्या किया जा सकता है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक संसद ने विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा एक नई दिशा प्रदान की है। हालांकि विगत कुछ वर्षों से संसद की गुणवत्ता में ह्रास देखने को मिल रहा है, जिस पर सभी जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए जाने की जरूरत है।
देखिए, जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में ऐसे भविष्य उन्मुखी तथ्यों को शामिल करें जिसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि ये उपाय को अपनाकर संसद की जो गिरती हुई स्थिति है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद। समाप्त हो गया।